हेलो फ्रेंड्स, संस्कार के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले जो बच्चे क्लास में नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब तथा बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। साथ में एक सूचना और देना चाहूँगा, बुधवार को आपका मैं करवाऊँगा पर्सन्स, जो कि कंप्यूटर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो हम बुधवार को करेंगे लाइव क्लास में, जो शाम को 4 बजे आएगी। तो जो बच्चा इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में देखना चाहता है तो वो 4 बजे की लाइव क्लास में ज़रूर जुड़ें। हम बात करते हैं कल की क्लास में जो हमने पढ़ा था। हमने पढ़ रहे थे कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पीछे की जो क्लासों में पढ़ा है मेमोरी के अंदर वो पढ़ा है कि हमारी मेमोरी होती है वो 2 प्रकार की होती हैं। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, दूसरी सेकेंडरी मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी आपकी 2 प्रकार की होती है, एक रैम होती है और रोम होती है। और जो सेकेंडरी मेमोरी होती है वो आपकी 3 प्रकार की होती है, एक मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और एक होती है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। तो ये पार्ट हैं, ये सेकेंडरी मेमोरी के हैं और प्राइमरी मेमोरी के आपके हैं रैम और रोम। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि रैम आपकी कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक एस रैम होती है, दूसरी डी रैम होती है। साथ में रोम के भी 3 पार्ट होते थे, पढ़े थे हमने। रैम के 3 पार्ट हैं, वो कौन कौन से हैं आपके, एक तो पी रोम है, एक डबल ईपी रोम है और एक है आपका ईपी रोम। एक की जो फुल फॉर्म है वो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, दूसरे की है वो है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और तीसरी जो है वो पार्ट है उसकी जो फुल फॉर्म है वो आपकी है इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो वहाँ पर हमने प्राइमरी मेमोरी को पढ़ा था जिसमें रैम और रोम के पार्टों के बारे में भी जान लिया था। और कल की जो क्लास हुई थी उसमें हमने सेकेंडरी मेमोरी को स्टार्ट किया था। तो सेकेंडरी मेमोरी के हमने जाना था कि सेकेंडरी मेमोरी का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, एक सहायक मेमोरी के रूप में किया जाता है कंप्यूटर सिस्टम की स्टोरेज क्षमता को बढ़ाने के लिए। साथ में इसके पार्टों के बारे में हमने पढ़ा था। इसके जो पार्ट होते हैं वो 3 होते हैं, एक तो होता है आपका मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क और एक होता है आपका ऑप्टिकल डिस्क। साथ में हमने एक्सेस करने के आधार पर भी इसके 2 पार्ट देखे थे, एक तो सीक्वेंस और एक एक्सेस डिवाइस और दूसरा था वो आपका डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। हमने फर्स्ट पार्ट जो पढ़ा था वो पढ़ा था सीक्वेंशियल एक्सेस डिवाइस का पढ़ लिया था, जिसमें हमने मैग्नेटिक टेप को पढ़ा था। अब दूसरा पार्ट स्टार्ट करते हैं। दूसरा जो पार्ट है हमारा वो है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस का। तो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कौन सी होती हैं, वे डिवाइस होती हैं जो रैम और रोम के समान क्या करती हैं, अपने कार्य को कंप्लीट करती हैं। कहने का मतलब ये है कि उनकी गति क्या होती है, तेज होती है। तो वो डिवाइस होती हैं आपकी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में शामिल, जिनकी गति क्या होती है, तेज होती है। जिसमें आपकी ये मैग्नेटिक टेप है, मैग्नेटिक डिस्क है, वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में आती है। हार्ड डिस्क है, फ्लॉपी डिस्क है, ऑप्टिकल डिस्क हैं, वो सभी किस में आते हैं, आपकी पूरी की पूरी डिवाइसेज आएंगी आपकी डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में। तो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस का कार्य क्या होता है, इनका प्रयोग डाटाओं को जल्दी से स्टोर करने के लिए किया जाता है। इनकी गति रैम और रोम के समान क्या होती है, काफ़ी तेज होती है। उन्हीं के अकॉर्डिंग ये क्या करते हैं, अपने कार्य को कर सकते हैं। उनसे लगभग उनके बराबर नहीं होती, लेकिन तो उनके साथ थोड़ी बराबर में हो सकती है। वैसे तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत उनके ऊपर निर्भर होती है। उन्हीं के समान क्या करती है, कार्य को करती है। तो हम डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस के बारे में कुछ चीज़ें लिखेंगे इसमें। या डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस या रैम डिवाइस या रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी में
स्टोरेज स्थान को में स्टोरेज स्थान को सीधे ही पढ़ा जा सकता है। तो हमने कल जो मैग्नेटिक टेप पढ़ी थी उसमें हमने देखा था कि डाटाओं को हम क्या कर सकते थे, एक ऑर्डर के रूप में ही क्या क्या कर सकते थे, रीड कर सकते थे, पढ़ सकते थे। मतलब जैसा ऑर्डर हमने पहले उसमें डाले थे वो उसी ऑर्डर के ऊपर क्या करती थी, अपने कार्य को करती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप इनकी गति तेज होती है। वैसे तो डायरेक्ट किसी डिवाइस या रैम में स्टोरेज स्थान सीधे ही क्या होते हैं, आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, उनको रीड कर सकते हो। किसी भी स्थान के ऊपर आप डायरेक्ट जा सकते हो। तथा डीएडी या रैम किसी भी स्थान में किसी भी स्थान को मेमोरी में पढ़ने के लिए लगभग समान समय लगता है। ये नहीं हो सकता है कि बराबर लगता है, लेकिन लगभग क्या होता है, इनमें समान समय लगता है डाटाओं को एक्सेस करने में। और ये होती कौन सी है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस कहलाती हैं। इसके एग्जाम्पल देखिए तो एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। हमारे जो एग्जाम्पल होते हैं उनमें होते हैं, एक तो होता है आपका मैग्नेटिक डिस्क, दूसरा एग्जाम्पल होता है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, और हो सकता है आपकी ऑप्टिकल डिस्क। तो ये जो मेमोरी होती है ये आपकी कौन सी होती है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती हैं, जिनकी स्पीड क्या होती है, रैम या प्राइमरी मेमोरी के समान या लगभग होती है। और ये डाटाओं को क्या करती हैं, स्पीड से क्या करती हैं, स्टोर करती हैं। तथा आप किसी भी स्थान पर जाकर इनमें डायरेक्ट डाटा को क्या कर सकते हो, ओपन कर सकते हो किसी भी स्थान से। जिस प्रकार से हमने मैग्नेटिक टेप में देखा था कि हम किसी भी डाटा को डायरेक्ट उसमें नहीं कर सकते थे ओपन, हमें आगे या पीछे जाना पड़ता था। लेकिन इसमें क्या होता है, हम जब चाहें वहाँ से डाटा को क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं या पीछे कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फर्स्ट पार्ट जो हमारा है मैग्नेटिक डिस्क के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद में हम फ्लॉपी डिस्क के बारे में जानेंगे, फिर हार्ड डिस्क, तथा तीसरा जो पार्ट आएगा ऑप्टिकल डिस्क। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, ऑप्टिकल डिस्क में भी पूछे जाते हैं, हार्ड डिस्क के बारे में भी पूछा जाता है और मैग्नेटिक डिस्क के बारे में भी पूछा जाता है। तो वो प्रश्नों के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। और बाकी प्रश्न यदि कोई प्रश्न रह भी जाएगा तो हम जब प्रश्न करेंगे वहाँ पर देख लेंगे कि कोई प्रश्न हमारा रहा हुआ है वो वहाँ पर करके देख लेंगे। क्योंकि कोई भी हिस्सा बच भी जाता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि नहीं बचे, लेकिन कोई भी हिस्सा बच जाए तो वो आप कमेंट्स में बता सकते हो। साथ में हम कोशिश करेंगे जो प्रश्न हम करेंगे उनमें आपके जो प्रश्न इंपॉर्टेंट भाग हैं वो सभी क्लियर हो सकें। यहाँ पर हम स्टार्ट में डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस में सबसे पहला जो पार्ट आपका आता है वो पढ़ते हैं हम मैग्नेटिक डिस्क। मैग्नेटिक डिस्क में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, वही प्रश्न लिखेंगे, ज़्यादा थोड़ी हम इसमें नहीं लिखेंगे। वैसे थोड़ी बता देता हूँ, ये डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती है। ये आप सभी को पता है कि कौन सी डिवाइस होती है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि आपको मैग्नेटिक्स है वो कौन सी डिवाइस हो सकती है, वो है डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस। तो ये है मेमोरी, डायरेक्ट एक्सेस
डिवाइस होती है। और ये इम्पोर्टेंट है, ये प्रश्न पूछ सकता है, वेरी मोस्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि मैग्नेटिक जो डिस्क है आपकी वो कौन सी होती है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती हैं। या फिर हार्ड डिस्क कौन सी होती है, हार्ड डिस्क पूछे तब भी आपकी कौन सी होती है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती हैं। यदि फ्लॉपी डिस्क पूछ ले तो भी कौन सा होगा आपका, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस हो सकती है। तो तीनों डिवाइसों में से आपको प्रश्न पूछ सकता है कि ये कौन सी डिवाइस होती हैं, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती हैं। उसके बाद में दूसरा प्रश्न पूछ सकता है ये किसकी बनी होती है, जो मैग्नेटिक डिस्क होती है वो किसकी बनी होती है, वो या तो किसी धातु की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। ये धातु या प्लास्टिक की बनी होती है, या तो ये धातु की बनी होती है या फिर प्लास्टिक की बनी होती है। दोनों रूपों में मिल सकती हैं आपको। मैग्नेटिक डिस्क होती है वो धातु के रूप में भी होती है और प्लास्टिक के रूप में भी आपको मिल सकती हैं। साथ में ये पूछ सकते हैं इनके अंदर क्या होता है कि इनके अंदर दो सतह होती हैं, तो दोनों सतहों पर किसका लेप किया जाता है, तो वो आपको पता है, देख के नाम से पता चल रहा है मैग्नेटिक, तो चुंबकीय जो लेप है उसका ही प्रयोग किया जाएगा इसमें। यहाँ पर थोड़ी नहीं लिख रहे, खाली पर्सन्स लिख रहे हैं जो पर्सन्स पूछे जाते हैं। इसमें दोनों सतहों पर ऊपर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड जो हमने कल देखा था, ऑक्साइड का प्रयोग का लेप होता है। तो हमारे तीन प्रश्न तो यहीं पर होगी। ये कौन सी होती है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती है, ये किसकी बनी होती है, धातु या प्लास्टिक की बनी होती है। और तीसरा प्रश्न हो सकता है इसमें दोनों सतहों पर चुंबकीय पदार्थ आयरन ऑक्साइड का लेप होता है। इसमें जो डाटाएं होती हैं वो किस रूप में से होती हैं आपकी, वो होती हैं 0 और 1 के रूप में। और चौथा प्रश्न से यहाँ से ये पूछा भी जा सकता है, तो इसमें जो है चुंबकीय पदार्थ का जो लेप लगा हो उसमें डाटा किस रूप में सेव होते हैं आपकी, बाइनरी जो डिजिट्स होते हैं 0 और 1 के रूप में क्या होती हैं, सेव होती हैं। इसमें चुंबकीय सतह पर डाटा क्या होते हैं, किसके रूप में, 0 और 1 के रूप में स्टोर होते हैं। जो कंप्यूटरी लैंग्वेज है आपकी 0 और 1 उसके रूप में क्या होती हैं आपकी डाटाएं इसके अंदर सेव होती हैं। उसके बाद में यहाँ से रिकॉर्ड करने के लिए आपको जगह पूछ सकता है कितने बिट में क्या होती हैं आपकी सेव होती हैं। तो इसमें जो रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता है 8 बिट EBCDIC का प्रयोग किया जाता है, जिसकी फुल फॉर्म है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें डेटा रिकॉर्ड करने के लिए करने के लिए 8 बिट EBCDIC
का प्रयोग किया जाता है। कई बार क्या होता है, यहाँ से आपको फुल फॉर्म पूछ सकता है। एक तो ये पूछ सकता है रिकॉर्ड करने के लिए कितने बिट का प्रयोग करता है, 8 बिट का करता है, और कौन से किस रूप में करता है, EBCDIC के रूप में उसको स्टोर करता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो ये EBCDIC है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है। ये भी पूछ सकता है पूछने के लिए बंदा, क्योंकि एग्जामिनर है तो वो किसी भी रूप में पेपर को आपको घुमाकर दे सकता है। तो जो इसकी फुल फॉर्म है, हमने कल वो मैग्नेटिक टैब में भी देखा था, उसमें भी क्या होता है, इसमें सेव होती हैं जो न्यू जनरेशन की जो टैब होती हैं आपकी, उनमें क्या होता है 8 बिट में ही आपकी डाटाएँ क्या होती हैं, सेव होती हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या होती है, इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड बाइनरी कोड इंटरचेंज कोड के बाद में डेसिमल DECIMAL डेसिमल, इंटरचेंज INTERCHANG इंटरचेंज कोड। ये इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड। इसका प्रयोग किया जाता है 8 बिट के रूप में। जो मैग्नेटिक टेप होती है कितने बिट के रूप में, 8 बिट EBCDIC का प्रयोग किया जाता है। तो ये पर्सन पूछ सकता है, तो इसको ध्यान में रखना इम्पोर्टेंट है। ये जो डिस्क आपकी डिस्क होती है, इसमें क्या होता है, एक तो ट्रैक होते हैं आपके, जो भी डाटा होती है वो ट्रैक के रूप में आपकी सेव होती हैं, तथा सेक्टरों के रूप में उसको बांटा जाता है, अलग अलग सेक्टरों के रूप में उसको बांटा जाता है। तो यहाँ पर जो प्रश्न आता है वो ये आता है कि एक सेक्टर में आपकी कितनी बिट स्टोर करता है, कितनी बिट की डाटा है आपका स्टोर कर सकता है इस एक सेक्टर में। सेक्टर में कितने बिट डाटा आपकी क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है। ये तो होते हैं सेक्टर। सेक्टरों के रूप में होते हैं, और ये होते हैं आपके ट्रैक, जो बाहर से अंदर की ओर जाते हैं, इनको बोलते हैं ट्रैक। तो ये ट्रैक और सेक्टरों से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ से प्रश्न खाली ये पूछा जाता है कि एक सेक्टर में कितनी बिट सेव कर सकते हो। तो इसमें एक सेक्टर में 512 बाइट्स स्टोर की जा सकती हैं। कितनी बाइट्स स्टोर की जा सकती हैं, आपकी 512 बाइट्स इसमें क्या की जाती है, स्टोर की जा सकती है एक सेक्टर में। तो यहाँ से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो प्रश्न हमने देख लिए। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि ये कौन सी डिवाइस होती है, तो ये कौन सी होती है, डायरेक्ट एक्सेस डिवाइस होती हैं। दूसरे एक किसकी बनी होती हैं, धातु या प्लास्टिक की बनी होती हैं। तीसरा प्रश्न होता है
इनकी जो सतह होती है उन पर किसका लेप होता है, चुंबकीय पदार्थ का होता है। फिर इसमें तीसरा प्रश्न ये आता है कि चुंबकीय सतह पर डाटा किसके रूप में सेव होती हैं। जो चुंबकीय सतह होती है उसमें डाटा किसके रूप में सेव होती हैं, आपकी बाइनरी डिजिट्स मतलब 0 और 1 के रूप में होती हैं आपकी डाटाएं स्टोर। उसके बाद में कितने रिकॉर्ड को कितने बिट में सेव करती हैं ये 8 बिट EBC DIC के रूप में क्या करती हैं, इसको सेव करती हैं। EBC DIC की फुल फॉर्म क्या होती है आपकी, इसकी होती है एक्सटेंडेड बाइनरी कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड में आपकी डाटाएं क्या होती हैं, रिकॉर्ड होती हैं। और इसमें क्या होता है, सेक्टर और आपके ट्रैक होती हैं। तो एक सेक्टर में कितने बाइट्स आप स्टोर कर सकते हो, तो इसमें हम 512 बाइट्स स्टोर कर सकते हैं। तो ये प्रश्न थे जो हम मैग्नेटिक टेप से पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में अगला जो पार्ट आता है वो करेंगे। अगला पार्ट आता है आपका फ्लॉपी डिस्क का। फ्लॉपी डिस्क के भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जाता है फ्लॉपी डिस्क से जनरल नॉलेज का प्रश्न पूछा जा सकता है। जो फ्लॉपी डिस्क है उसका निर्माण कब किया गया, जनरल नॉलेज के हिसाब से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं DSO के माध्यम से आपको। तो जनरल नॉलेज में क्या पूछा जाता है, फ्लॉपी डिस्क से ज़्यादा पूछा जाता है, बाकी तो DSO से नहीं पूछा जाता। लेकिन फ्लॉपी डिस्क के बारे में ज़रूर पूछ लिया जाता है कि इसका निर्माण कब किया गया और किस कंपनी के द्वारा किया गया है। तो हम अगली जो डिवाइस स्टार्ट करते हैं वो आपकी आती है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क का जो निर्माण हुआ था वो सन 1972 या 73 में हुआ था। और किस कंपनी के द्वारा किया गया था, वो IBM के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण 1972 या 73 में 1972-73 में हुआ था। तथा प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस कंपनी के द्वारा किया गया था। इसका निर्माण IBM की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। IBM के कंपनी द्वारा किया गया। तो यहाँ से प्रश्न पूछ सकता है कि जो फ्लॉपी डिस्क है उसका निर्माण कब किया गया, 1972-73 में किया गया। तथा किस कंपनी के द्वारा किया गया था, IBM, जिसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कंपनी द्वारा किया गया था सन 1972-73 में। उसके बाद में ये किसकी बनी होती है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है। तो ये किसकी बनी होती है, ये प्लास्टिक प्लास्टिक की बनी गोलाकार पतली प्लेट होती है। तो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की बनी गोलाकार क्या होती है, एक प्लेट होती है। उसके बाद में इसकी प्रकीर्णन की गति पूछ सकता है। यहाँ से प्रश्न कई बार हो सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, कि जो फ्लॉपी डिस्क है उसके परिक्रमण की मतलब प्रोसेसिंग की जो गति होती है वो कितनी होती है।
वो पूछ सकता है आपको। तो इसकी जो प्रोसेसिंग की गति होती है आपकी, इसकी परिक्रमण की गति 300 से 400 आरपीएम होती है। जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी जो परिक्रमण की गति होती है वो कितनी होती है, 300 से 400 आरपीएम होती है। आरपीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रेवोल्यूशंस पर मिनट। तो इसकी जो गति है वो आरपीएम में मापी जाती है। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि जो फ्लॉपी डिस्क होती है उसकी गति को किस में मापा जाता है, उसकी प्रोसेसिंग को किस में मापा जाता है, आरपीएम में मापा जाता है। आरपीएम की फुल फॉर्म होती है रिवोल्यूशंस पर मिनट, और उसकी जो गति होती है वो कितनी होती है, 300 से 400 आरपीएम में होती है। तो यहाँ से दो प्रश्न हो गए, किस में मापा जाता है, कितनी गति होती है, और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आरपीएम की, वो यहाँ से पूछ सकता है। आरपीएम में इसको मापा जाता है, इसकी गति होती है 300 से 400 आरपीएम, और इसकी जो फुल फॉर्म होती है वो होती है रिवोल्यूशंस पर मिनट। साथ में आपको पूछ सकता है डेटा ट्रांसफर की गति भी पूछ सकता है। यदि पर्सन थोड़ा सा हार्ड दे तो आपको जो है ये पूछ सकता है कि इसकी जो गति कितनी होती है, डेटा ट्रांसफर की गति कितनी होती है। तो इसकी डाटा ट्रांसफर की गति 15 से 40 KB किलोबाइट पर सेकंड होती है। सेकंड होती है। तो ये भी पूछ सकता है कि जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी डाटा ट्रांसफर करने की गति कितनी होती है। आपकी डाटा होती है वो 15 से 40 किलो पर सेकंड होती है। उसके बाद में पूछ सकते हैं कि ये किन किन व्यासों के रूप में पाई जाती है। व्यास के बारे में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और कई बार पूछा भी जाता है, बहुत बार ज़्यादा पूछा जाता है कि ये कितने व्यास के रूप में होती हैं। तो जो फ्लॉपी डिस्क है वो आपके दो व्यास में मिलती हैं, एक तो 3.5 इंच और दूसरा है 5.25 इंच। ये 5.25 इंच तथा 3.5 इंच व्यास के रूप में पाई जाती हैं। व्यास में पाई जाती हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि कौन कौन से व्यास में पाई जाती हैं। जो फ्लॉपी डिस्क होती हैं वो दो व्यास में मिलती हैं, एक तो 5.25 इंच तथा दूसरा है वो 3.5 इंच। लेकिन ज़्यादातर जो पुराने सिस्टम थे उनमें ज़्यादातर 3.5 इंच का ही क्या किया जाता था, प्रयोग किया जाता था, और ये बढ़िया भी थी और इसकी गति भी क्या थी, काफ़ी ठीक थी।
इसके आपको पूछ सकता है कि इनकी जो स्टोर क्षमता है वो कितनी होती है, अधिकतम भी पूछ सकता है और न्यूनतम भी पूछ सकता है। तो इसकी जो न्यूनतम होती है वो तो होती है आपको 720 KB और अधिकतम होती है वो होती है आपकी 2.88 MB। इसकी जो स्टोर क्षमता होती है क्षमता मिनिमम कितनी होती है, मिनिमम होती है 720 KB, 720 KB किलो बाइट। लेकिन यदि आपको बाइट में यदि प्रश्न पूछ ले कि कितनी बाइट की होती है, इसकी जो मिनिमम क्षमता वो कितने बाइट की होती है, तो बाइट में भी प्रश्न पूछ सकता है। तो इसकी जो बाइट होती है वो कितनी होती है, 2 गुणा, इसमें ट्रैकों की संख्या आएगी, ट्रैकों की संख्या 40 होती है और सेक्टर की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। तथा एक सेक्टर में आपको पता है कि कितनी बाइट सेव होती हैं, एक सेक्टर में 512 होती हैं। तो उससे इसको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 720 KB होती है, तो 720 कितनी हो गई, 2 गुणा 40 गुणा 18 और 512। तो इसकी जो बाइटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 7,37,280 बाइट होते हैं इसमें, 7,37,280 बाइट होते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क में आपको मिनिमम कैपेसिटी पूछ सकता है, कितनी स्टोर कर सकते हो, और मिनिमम 720 इसकी कैपेसिटी है। और उसको यदि बाइट में पूछे तो बाइट में उसका जो योग होगा वो कितना होगा, 7,37,280 बाइट। और यदि आपको ये पूछ ले कि कितने ट्रैक होते हैं, जो मिनिमम जो स्टोरेज क्षमता होती है उसमें ट्रैकों की संख्या 40 होती है आपकी, और सेक्टरों की संख्या कितनी होती है, 18 होती है। ये तो ट्रैक होते हैं इसमें 40 तो, और सेक्टर होते हैं 18। तो ये प्रश्न भी पूछ सकता है जो मिनिमम कैपेसिटी होती है फ्लॉपी डिस्क की, उसमें कितने ट्रैक होते हैं, ट्रैकों की संख्या आपकी 40 होती है, और सेक्टरों की संख्या कितनी हो सकती है आपकी, सेक्टरों की संख्या 18 होती है। अब बात करते हैं इसकी जो मैक्सिमम क्षमता है 2.88 MB, वो भी पूछ सकता है आपको। इसकी अधिकतम मैक्सिमम स्टोर क्षमता 2.88 MB, और यदि इसको बाइट में पूछ ले तो बाइट में इसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2 गुणा सेक्टरों की संख्या आएगी। सेक्टरों की संख्या कितनी होती है, 80 होती है, सॉरी ट्रैक की संख्या इसमें 80 होती है और सेक्टरों की संख्या इसमें 36 होती है। और इसको गुणा किससे कर देंगे, 512 से गुणा कर देंगे। तो इसकी अधिकतम जो साइज है वो कितनी बाइट की हो जाएगी, इसकी जो अधिकतम जो है वो हो जाएगी आपकी 29,49,000, 29,49,120 क्या होते हैं इसमें, बाइट होते हैं। तो फ्लॉपी डिस्क की जो मिनिमम जो होती है वो कितनी होती है, 720 होती है, और उसको बाइट में पूछ ले तो कितना होता है, 2 गुणा 40 गुणा 18, और उसको गुणा किससे करना है, 512 से करना है। तो उसका जो योग था वो कितना होता है, 7,37,280 बाइट होती है उसमें, किसमें, मिनिमम स्टोरेज क्षमता में। और जो मैक्सिमम स्टोरेज क्षमता आती है वो कितनी आती है आपकी, 2.88 MB आती है। और उसको यदि बाइट में पूछ ले तो बाइट कितनी होती है इसमें, 29,49,120 बाइट होते हैं इसमें। और यदि आपको ये पूछ लिया कि सेक्टरों की संख्या कितनी होती है, तो ट्रैक होते हैं वो कितने होते हैं इसमें, 80 तो इसमें ट्रैक होते हैं, और सेक्टर कितने होते हैं, वो होते हैं आपके
36। जो मैक्सिमम कैपेसिटी होती है उसमें 80 ट्रैक और 36 क्या होते हैं, सेक्टर होते हैं। तो ये थे आपकी जो डायरेक्ट एक्सेस डिवाइसेज हैं, उसमें जो हमने पढ़ा मैग्नेटिक डिस्क, और दूसरा आती है फ्लॉपी डिस्क। तीसरा जो हिस्सा आता है वो आपका आता है हार्ड डिस्क, वो पढ़ेंगे हम कल। और जिन बंदों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसको सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को दबा देंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके, तथा इस क्लास को आगे से शेयर भी करना ताकि दूसरे बच्चे की भी क्या हो सके, मदद हो सके। थैंक यू।